साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है बुंदेलखंड नेचुरल्स में। साथियों आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं प्रमुख दलहनी फसल उड़द की, जिसे हम अंग्रेजी में उड़द बीन कहते हैं या हम ब्लैक ग्राम भी कहते हैं। ये फसल प्रोटीन का रिच सोर्स है और यदि आप देखें तो शाकाहारी जो व्यक्ति हैं उनके लिए प्रोटीन खाने का इससे अच्छा सोर्स नहीं है या दलहनों से अच्छा सोर्स नहीं है। तो आज हम बात करेंगे, आप मेरे पीछे देख रहे हैं उड़द की फसल की। ये पूरा खेत उड़द की फसल का है, बहुत ही शानदार बढ़वार हो रही है, बहुत ही अच्छा पौधा है। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं उड़द की फसल के, इसके लाभ, इसकी खेती कैसे की जाती है, किसान भाई कम समय में इसकी खेती करके लाभ कैसे ले सकते हैं। कुछ बातों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो इस पर बीमारियां और रोग भी नहीं लगते हैं। तो बहुत ही अच्छी फसल है, 100% नेचुरल वे में आप इसे करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। पूरा वीडियो आप देखिए, अंत तक अवश्य बने रहिए। तो देखा जाए तो दलहनों के ढेर सारे स्रोत हैं और दलहनों में हमें प्रोटीन के अलावा और भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं। और सबसे बड़ी चीज, उड़द की फसल एक ऐसी फसल है जिसके जबरदस्त स्वादिष्ट व्यंजन बनते हैं। यदि हम व्यंजनों की बात करें तो पहले तो उड़द की फसल सीधे तौर पे ही खाई जाती है, घरों में ढेर सारे यूज होता है। मुझे भी बहुत पसंद है उड़द की दाल, और मिक्स दाल जब बनती है तो बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। इसी तरीके से इसको पीस करके कई सारे व्यंजन बनाए जाते हैं, जिसमें दही बड़ा या दही बल्ले सबसे महत्वपूर्ण व्यंजन है। किसी भी शादी हो, कोई भी त्योहार हो, फंक्शन हो, बगैर दही बड़े के शादी का खाना अधूरा रहता है। इसकी इडली डोसा भी बनता है, पापड़ बड़ियां भी बनाई जाती हैं, तो ढेर सारे व्यंजन बनाए जाते हैं। इसके अलावा यदि हम देखें तो उड़द का जो छिलका होता है और उड़द का जो पौधा होता है, ये पौधा पशु आहार के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो इसको हम पशु आहार में भी यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से उड़द का जो पौधा होता है एक दलहनी पौधा होता है जो अपनी जड़ों में राइजोबियम नोट्स के माध्यम से नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तो इसे हरी खाद में भी डाल करके हम खेत को भी उपजाऊ बना सकते हैं। तो देखिए, एक पौधा है, एक फसल है जिसे खा के इंसान भी स्वस्थ रहेंगे, पशु भी स्वस्थ रहेंगे और जमीन भी हेल्दी रहेगी। यदि हम पोषक तत्वों की बात करें तो उड़द फसल में अन्य दालों की तुलना में फास्फोरस अम्ल लगभग 8 गुना अधिक होता है। विटामिन B1 B2 बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, प्रोटीन भी बहुत अधिक होता है, कैल्शियम फास्फोरस आयरन भी काफी अधिक मात्रा में होता है, ढेर सारे एंजाइम्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और नेचुरल फाइबर होता है। तो इस फसल को खा करके आप स्वस्थ रह सकते हैं। स्वस्थ लाभों में यदि हम देखें तो उड़द की फसल पाचन तंत्र को बहुत अच्छा करती है, आंतों को टोन करती है और उनको हम स्वस्थ रखती है, हड्डियों को मजबूत करती है, डायरिया कब्ज को भी दूर रखती है, ऐंठन को सूजन को भी दूर रखती है हमारे शरीर से। विशेष रूप से जो उड़द होता है, उड़द की दाल होती है, ये नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, हमारे ब्रेन को हेल्दी रखती है, जिससे हम हेल्दी और फिट रहते हैं। लकवा की बीमारी में भी बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। लकवा की बीमारी में यूज करते हैं तो लकवा में भी लाभ होता है। शरीर के कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल, इसके लेवल को नियंत्रित करके बीपी को कंट्रोल करती है, हार्ट को मजबूती प्रदान करती है। तो इतनी अच्छी फसल है ये कि हमें हेल्दी रखती है, पर्यावरण को हेल्दी रखती है, भूमि को भी हेल्दी रखती है। तो आज हम बात करेंगे कि किसान साथी इसकी खेती करके लाभ कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि ये फसल 60 से 65 दिन में इसकी जो अर्ली वैरायटियां आ जाती हैं, 80 से 85 दिन में जो सामान्य वैरायटियां हैं वो आती हैं। तो कम दिन में अधिक पैसा कमा सकते हैं आप इस फसल से। इसको हरी खाद के रूप में भी आप खेत में बो सकते हैं, वहां भी लाभ ले सकते हैं। यदि हम जलवायु की बात करें तो ये भारत में विशेष रूप से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कई राज्यों में होती है। हमारे बुंदेलखंड में तो इसका बहुत अच्छा जो है जलवायु है। इसकी जलवायु के लिए नम और गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है, कम वर्षा की आवश्यकता होती है, क्योंकि अधिक वर्षा होने पे ये फसल को विपरीत प्रभाव पड़ता है, नुकसान होता है। तो पूरे ही बुंदेलखंड में, चाहे वो यूपी के 7 जनपद हो, एमपी के 6 जनपद हो, 13 जनपदों में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन है। किसान भाई इसको लेकर के लाभान्वित भी होते हैं। यदि भूमि की बात की जाए तो इसके लिए विशेष रूप से सभी प्रकार की भूमियों में हो जाता है। किसी भी तरह की भूमि हो, बलुई भूमि हो, हल्की भूमि हो, यदि काली मिट्टी भी हो, लाल मिट्टी हो, किसी भी तरह की भूमियां हो, सारी भूमि में बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है। लेकिन इसका सर्वोत्तम प्रदर्शन या बहुत अच्छी उपज निकालने के लिए आपको बलुई दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है, जहां जल भराव बिल्कुल भी ना हो। क्योंकि जल भराव को यह फसल पसंद नहीं करती है। इसका पीएच मान भी यदि हम देखें तो 6.5 से लेकर के 8 तक इसका पीएच मान रखा जाता है। इस पीएच मान पे अगर है आपकी भूमि का तो बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है। इसकी खेती का सही समय क्या है? तो हमारे यहाँ बुंदेलखंड में और भारत में ही यदि देखा जाए तो मुख्य रूप से ये वर्षा में भी फसल ली जाती है और जायद में यानी कि गर्मी में भी फसल ली जाती है। तो मैं आज आपसे बात कर रहा हूं जायद मौसम में ली जाने वाली उड़द फसल की, ग्रीन ग्राम की।
तो हम बात करेंगे इसका समय। यदि हम देखें बुंदेलखंड में मानसून के आते ही, विशेष रूप से जब मानसून हमारे यहाँ शुरुआत होता है जून के अंतिम सप्ताह से लेकर के जुलाई तक, इसका बहुत अच्छा समय माना जाता है। इस समय में यदि आप बोनी करते हैं तो बहुत ही अच्छा उत्पादन आता है, कीट व्याधियां भी इसमें कम लगती हैं। खेत की तैयारी करने के लिए हमें कम से कम 2 से 3 आड़ी और खड़ी जुताइयां, क्रॉस जुताइयां करके खेत को तैयार करना है। फसलों में यदि हम देखें, इसमें मुख्य रूप से खादों का प्रयोग हमें करना है, प्राकृतिक खादें, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का प्रयोग करना है। इसके लिए हम नाडेप कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या खलियों की खादों का प्रयोग भी करते हैं। तो नाडेप कंपोस्ट यदि हम देखें तो लगभग 80 से 100 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से हम डाल सकते हैं अधिकतम। वर्मी कंपोस्ट 10 क्विंटल के मान से प्रति एकड़ डाला जा सकता है। और यदि खलियों में देखा जाए तो नीम की खली सबसे अच्छी होती है, ये कीट को भी दूर रखती है, फसल को प्रोडक्शन भी प्रदान करती है और जमीन में न्यूट्रिशन वैल्यू भी खूब सारी ले आती है। तो यदि आपको नीम की खल नहीं मिलती तो सरसों की खल 1 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से आप डाल सकते हैं। ये डालने से सारे ही संतुलित मात्रा में जो पोषक तत्व चाहिए है इस फसल को, वो सारे इसमें मिल जाते हैं। और ये दलहनी फसल है तो ये नाइट्रोजन पर्यावरण से फिक्स कर लेती है अपने रूप में। यदि हम देखें खेत में यदि बोने के लिए इसको दूरी कितनी निर्धारित करनी चाहिए, तो खरीफ मौसम में हम खेत को तैयार करने के बाद, खादें डालने के बाद इसको हम सीड्रिल की सहायता से भी बो सकते हैं और इसे हम छींटा भी बो सकते हैं। हमारे यहाँ पे दोनों तरह की जो है विधियां प्रचलित हैं। छींटा विधि भी, जिसे हम खेत तैयार करके खेत में छींट देते हैं, और दूसरी विधि है सीड्रिल के माध्यम से कतारों या लाइनों में बोते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि छींटा विधि को बोने से बचिए, क्योंकि इस विधि में क्या होता है, एक तो प्रॉपर सीड रेशियो नहीं आता। आपकी 1 एकड़ भूमि में पता चला आपने छींटा, कहीं बीज घना हो गया, कहीं बीज बिरला हो गया, तो कहीं बहुत घने पौधे निकले, कहीं बिरले निकले, यानी कि पौधे एक समान नहीं निकलते, दूरी निर्धारित नहीं रह जाती, जिससे जहां घने पौधे होंगे वो कमजोर पड़ जाएंगे, तो जहां पौधे नहीं होंगे वहां किसान का नुकसान होगा। तो हमें इसको सीड्रिल की सहायता से बोना चाहिए। प्रयास करें कि सीड्रिल की सहायता में हम खरीफ मौसम में, वर्षा के मौसम में, एक पौधे से 2 पौधे की दूरी हम 10 से 15 सेंटीमीटर तक ले जा सकते हैं। और इसमें एक लाइन से, एक कतार से दूसरी कतार के बीच की दूरी हम 30 सेंटीमीटर, लगभग 1 फीट रख सकते हैं। विशेष ध्यान यह देना है, इस फसल को गहरा नहीं बोना है, 4 से 6 सेंटीमीटर अधिकतम गहरा बोना है। ज्यादा गहरे बोने पे अंकुरण काफी कम आता है, अंकुरण प्रभावित हो जाता है। उन्नत किस्मों की यदि हम बात करें, चूंकि उन्नत किस्म अगर आप बोते हैं तो अच्छी उपज निकल करके आती है उन्नत किस्मों के माध्यम से। तो खरीफ ऋतु में जो विशेष फसलें बोई जाती हैं, एक पुरानी फसल है जिसे T9 के नाम से जानते हैं। अभी पंत उड़द 19 बहुत अच्छा वैरायटी है। इसी तरीके से पंत उड़द 31 बहुत अच्छी प्रजाति है जो अच्छा उत्पादन देती है। और अगर हम बात करें उड़द की खरीफ मौसम में शीघ्र पकने वाली किस्में, तो यहाँ पे हम देखेंगे पंत उड़द 40, प्रसाद, और एक वैरायटी बहुत अच्छी वैरायटी है VBN5। ये प्रजाति भी जल्दी आती है, लगभग 60 से 65 दिनों में ये प्रजाति पक करके तैयार हो जाती है। तो कम समय में अधिक आय हमें इससे मिलती है। यदि बीज दर की बात की जाए तो लगभग 20 से 25 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की दर से इसे हमें डालना है। और बीज जब भी हम खेतों में बोएं तो बीज को उपचारित अवश्य करें। बीज उपचारित करने के लिए हम नेचुरल तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से ट्राइकोडर्मा विरिडी 10 ग्राम प्रति किलो बीज के मान से इसको उपचारित करते हैं। इसके पश्चात हम इसे नीम ऑयल 5 से 10 ml प्रति किलो बीज के मान से उपचारित करते हैं। और सबसे अंत में हम इस फसल को, इस बीजों को राइजोबियम कल्चर से भी उपचारित करते हैं। क्योंकि राइजोबियम कल्चर से उपचारित करने के बाद क्या होता है कि जब ये अंकुरित होता है बीज, तो इसकी जड़ों के पास राइजोबियम के ढेर सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं और ये बैक्टीरिया पर्यावरण से नाइट्रोजन को खींच करके इसकी जड़ों में फिक्स करते हैं। तो हमें नाइट्रोजन फसल भी इस फसल में मिल जाती है और अगली फसल जो हम खेत में बोने वाले हैं उस फसल के भी नाइट्रोजन मिल जाती है। खेत पूरस होता है, मुलायम तैयार होता है। तो राइजोबियम कल्चर हम सबसे अंत में करें। राइजोबियम कल्चर को करने के लिए लगभग आधा किलो पानी में हम 50 ग्राम गुड़ डाल करके उसे गर्म करके और ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद बीज के ऊपर एक पतला सा लेप लगा दें। इस क्रम को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपको फंगीसाइड यानी कि ट्राइकोडर्मा विरिडी जैविक जो फफूंद रक्षक है इससे उपचार करना है, फिर नीम ऑयल से उपचार करना है, अंत में राइजोबियम से उपचार करेंगे। इस तरह से उपचार करने के बाद इस बीज को छाया में सुखा करके फिर आप इसको खेतों में बोइएगा, तो आप देखेंगे कि आपकी फसल में रोग और व्याधियां नहीं आएंगी, कीट ना के बराबर लगेंगे और आप देखेंगे कि यह फसल आपके लिए अधिक लाभान्वित होगी। यदि हम सिंचाई की बात करें तो विशेष रूप से वर्षा के मौसम में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन यदि क्रांतिक अवस्थाओं में पानी नहीं बरस रहा है तो खेत को हमें गीला रखना है। इसके लिए ओलिव फसल में 2 क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं। पहली, जब इसका फूल निकलना शुरू होता है और जब फलियां स्टार्ट होती हैं, उनमें दाना बनना शुरू होता है। तो यदि वर्षा नहीं हो रही है तो उस समय आप पानी दे दीजिए, तो आपका उत्पादन बढ़ जाएगा, दाने का साइज बढ़ जाएगा, वजन बढ़ जाएगा। इस तरीके से यदि आप सारी चीजें करते हैं तो आप देखेंगे कि 20 से आपका 25 दिन में इसमें आप पानी देखते रहें खेत में अपने, अगर नमी है तो
इस तरीके से यदि आप खेती करते हैं तो इसमें कम से कम रोग आएंगे, कम से कम व्याधि आएंगी। फिर भी यदि मैं बात करूं तो इसमें कुछ कीट आते हैं, जिससे विशेष रूप से सफेद मक्खी, थ्रिप्स, पिस्सू भृंग, फली छेदक, रस चूसक कीट लगते हैं, इसमें रुएदार या कम्बल कीट लगता है। इस तरीके से ये इसमें बीमारियां कुछ लगती हैं। इन बीमारियों का हम प्राकृतिक तरीके से उपचार कर सकते हैं, और कुछ इसमें रोग भी लगते हैं। रोग में यदि हम देखें विशेष रूप से तो पीला मोजेक रोग लगता है। इसके पूर्व भी मैंने एक वीडियो बनाया था उड़द फसल में पीला मोजेक या पीलिया रोग, इसे हम पीलिया रोग के नाम से भी जानते हैं। तो आप यदि चाहें तो मेरा वीडियो यूट्यूब पे जाकर के देख सकते हैं, मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है पीला मोजेक, और उसका उपचार कैसे करेंगे। तो इस पे जो लीफ कर्ल या पर्ण कुंचन बीमारी आती है, इसे हम झुर्रीदार पत्ती रोग भी कहते हैं। ये भी वायरस जनित रोग है, ये थ्रिप्स से आता है। आगे इसका भी मैं वीडियो आपको शेयर करूंगा। सर्कोस्कोरा, लीफ स्पॉट, एंथ्रेक्नोज, ये तमाम बीमारियां आती हैं। आगे आने वाले समय में मैं फसलों में जो रोग लगते हैं उनका वीडियो बना करके आपको शेयर करता रहूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और आपको जिससे नए जल्दी से जल्दी हमारा नोटिफिकेशन मिल पाएगा संबंधित कीट रोग व्याधियों के वीडियो का। तो इस तरीके से आप यदि फसल करते हैं तो लगभग जो कम अवधि की फसलें हैं वो 60 से 65 दिन में पक करके तैयार हो जाती हैं, और जो सामान्य फसलें हैं वो 80 से 85 दिन में पक करके तैयार हो जाती हैं। तो इसके बाद हम इसकी कटाई और मड़ाई करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं। और यदि देखा जाए तो 1 हेक्टेयर से लगभग इस फसल में 10 से 15 क्विंटल तक जो अर्ली फसलें हैं, जल्दी आने वाली फसलें हैं, उनसे उपज मिलती है, और 15 से 18 क्विंटल तक सामान्य फसलों से उपज मिलती है। तो आप सभी साथियों से निवेदन है, आप भी खरीफ मौसम में उड़द की फसल, जो दलहनी फसल है, इसको लेकर के अधिक लाभ कमाइए, कम दिन में अधिक लाभ कमाइए। इसको खा करके हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, देश को समृद्ध बनाइए, स्वयं स्वस्थ रहिए, स्वयं समृद्ध बनिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय बुंदेलखंड।